वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर इस आई टैब पे देख सकते हैं। यानी वैसा चीज जो बिल्कुल खाली है। हाँ जाओ समझ लेते हैं। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम खुद बता रहा है भाई, चीख चीख के बता रहा है। क्या तुम काउंट कर सकते हो कि नहीं भैया 10,000 सर्कल ही बन सकता है, इसके बाद नहीं बनेगा? पढ़ाई बहुत ही धैर्य वाला काम है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सेट्स का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। यानी सेट अलग अलग तरह का होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इम्पटी सेट, उसका सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझेंगे, उसके बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कार्डिनल नंबर समझेंगे और लास्टली दो सेट्स के बारे में और समझेंगे, जिसमें पहला इक्विवेलेंट और दूसरा है इक्वल सेट। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर चलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आप यहां तक लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर इस आई टैब पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट हम लोग समझते हैं इम्पटी सेट्स क्या होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई इम्पटी होता क्या है। इम्पटी का मतलब होता है खाली, यानी वैसा चीज जो बिल्कुल खाली है। यानी इम्पटी सेट यानी वैसा सेट जो बिल्कुल खाली है। यदि आपको सेट समझना है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझना है, क्या क्या सिंबल्स होते हैं सेट के ये समझना है, तो आपको लेक्चर 1 देखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर 1 देखिएगा तभी जाके आपको लेक्चर 2 क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। चलिए, एम्पटी सेट का मतलब हुआ एक वैसा सेट जो कि बिल्कुल खाली हो। आपको पता है सेट कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लेते हैं कि A बराबर एक सेट है जो कि है इस तरीके से। यानी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है इन चीजों को। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि A बराबर एक सेट है कर्ली ब्रैकेट में, और मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट जो रहता है उसी के अंदर ऑब्जेक्ट रहता है। बट देखो यहां कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए को मैंने इम्पटी माना है। ठीक है, यानी इम्पटी सेट वैसा सेट होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे सेट ए। दिस इज द इम्पटी सेट। ठीक है, क्योंकि इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। यदि कुछ आ जाता तो फिर ये इम्पटी सेट नहीं रहता। जैसे बी बराबर यदि मैं लिख दूं 1 तो ये इम्पटी सेट अब नहीं है, बट ये इम्पटी सेट है। ठीक है, तो इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है या फिर एक और सिंबल होता है जिसको बोलते हैं फाई। ठीक है, इस सिंबल को पढ़ा जाता है फाई। यानी इम्पटी सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझते हैं। अरे हाँ जाओ समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा कि A बराबर कर्ली ब्रैकेट, ये भी तरीका है एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसके साथ साथ इसके बराबर हम फाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पटी सेट को फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, कई जगह एम्पटी सेट को आप अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। एम्पटी सेट तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसको वाइड सेट भी बोल सकते हैं। वाइड मतलब होता है खाली, इसका मतलब भी खाली होता है। वाइड सेट बोल सकते हैं। वाइड नहीं बोलना चाहते तो आप नल सेट बोल सकते हैं। जैसे बोलता है ना कि घर में ये नल्ला बैठा है, नल्ला का मतलब क्या है? उसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नल सेट का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। चल, तो ये हो गया नल सेट। ठीक है, नल्ला नल्ला से याद रखना नल सेट। यानी इम्पटी सेट बोल लो, वाइड सेट बोल लो, नल सेट बोल लो, तीनों में से कुछ भी लिखा रहे, इसका मतलब समझना है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। चीज समझ में आ रही है? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा और मैं एक बुक को फॉलो कर रहा हूं जो कि आपका एनसीईआरटी है, इंक्लूडिंग आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। मैं बोर्ड लेवल का पढ़ाता हूं, यहां आप स्कूल लेवल का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पढ़ने के बाद आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आर.डी. शर्मा बनाना है आपको या आर.एस. अग्रवाल बनाना है। दोनों बुक में से एक बुक बनाना है, प्लस एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। और यहां से पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहां से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। बोल रहा भाई बताओ कि ये सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो पहला आपको दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझना है लेक्चर 1। चलिए तो आप देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 करते हैं तो ए बराबर हमारे पास क्या है, ए बराबर है देखो एक्स सच दैट देखो जी एक्स बिलोंग्स टू एन, इस तरीके से देखो ए बराबर एक सेट है जिसमें कि है एलिमेंट एक्स और एक्स इस तरीके से है कि एक्स जो है ना 4 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। इसके साथ साथ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि 4 से बड़ा हो बट 5 से छोटा हो। भैया ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि 4 और 5 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो सेट ए है ना, ये जो सेट ए है इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई देखो, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। अरे एलिमेंट रहता तब तो इसके अंदर लिखते हैं, बट एलिमेंट तो है ही नहीं। यानी ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है, ये फाई है। और इसका मतलब क्या है, क्लियरली सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। चीजें समझ में आ रही है बाबू आपको? नहीं समझ में आ रही है दोबारा देखिए। और मुझे पता है कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहां पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 आपका बन गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अरे आ जाओ यार, मिट जाओ यार तुम, मिटता भी नहीं है तुम। चलो बी में क्या है क्वेश्चन में, ए बराबर है, इसको पहले क्वेश्चन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ए बराबर है बाबू आपका एक्स सच दैट, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है लेक्चर 1, उसको बिल्कुल देख के आइए, ठीक है। ये आपके लिए ही है, ठीक है। आप उसको देखिएगा तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू जेड। अरे एक्स इज एन इंटीजर का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जेड जो है ना सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू जेड। चलिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, जरा देखो x इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है और x एक इंटीजर है, ये हमें पता है। चलो देखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 25, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, ये पता है, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, यानी एक्स बराबर अंडर रूट क्या है, आगे क्या लगता है प्लस माइनस। ये बेसिक्स है जो क्लास 10 में आपने जरूर पढ़ा होगा। यदि आप 11th में मैथ्स लिए हो तो मुझे पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चा ही मैथ लेता है, ठीक है। चलो तो एक्स बराबर क्या था, प्लस माइनस रूट 5, और ये आपको पता है एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसमें से प्लस माइनस एक 5 बाहर निकल जाएगा, 2 5 है तो उसमें से एक 5 बाहर निकल गया। यानी हमने पाया कि x बराबर प्लस माइनस 5, यानी आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस 5 कॉमा माइनस 5, ठीक है। यानी ये जो सेट ए है हमारे पास, तो चलो यहां तक समझ में आ गया आपको, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो हमने क्या देखा कि x बराबर हमारे पास है प्लस 5 माइनस 5, यानी a बराबर हमारे पास क्या है प्लस 5 कॉमा माइनस 5, और प्लस 5 और माइनस 5 दोनों इंटीजर है। इंटीजर तो आपको पता है नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो यानी सेट जो ए है ना, यानी क्वेश्चन जो बी में है वो एम्प्टी नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हियर सेट ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी कब रहता है, जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, बट यहां तो एलिमेंट है भाई, प्लस 5 और माइनस 5। चलिए यहां तक हमने चीजों को समझ लिया है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझेंगे हमको लोग सिंगलटन सेट। अच्छा, जैसे जैसे सेट का नाम है ना वैसे वैसे तुम लोग उसके एलिमेंट से कंपैरिजन करते जाओ, बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग भी जरा पानी पी लो, ठीक है। जल ही जीवन है बाबू, और बहुत ही अच्छा वाटर है मेरे पास, ठीक है।
मे बी ये पानी ब्लैक वाटर से अच्छा हो। पूछो क्यों? क्योंकि ये पानी बिल्कुल पहाड़ से आई है। क्योंकि मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहता हूँ, ठीक है, और यहीं से आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। देखो क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब एक। जो भी सेट है ना उसका नाम का उस सेट के एलिमेंट से कंपैरिजन कर दो। सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वैसा सेट जिसमें बस एक एलिमेंट हो, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या हो गया? ए सेट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यानी एक वैसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो। जैसे मान लेते हैं सेट ए बराबर हमारे पास है ओनली वन। सेट ए बराबर क्या है? ओनली वन। तो ये जो है ना ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, ये सिंगलटन सेट में मैं टिक मारूंगा, जो सिंगलटन नहीं रहेगा उसमें मैं क्रॉस मारूंगा। जैसे बी बराबर मान लेता हूं, मैं लिखता हूं 4, ये भी सिंगलटन सेट है भाई। अच्छा, लेकिन सी बराबर ये बराबर 5, ये सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट वही होगा जिसमें बस एक ही एलिमेंट होगा। अच्छा, डी बराबर मान लेते हैं 2,3, तो इट इज ऑल्सो नॉट सिंगलटन सेट क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी आगे समझते हैं। अब हम लोग दो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है इस सेट को पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें मैं इसमें बताऊंगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम खुद बता रहा है भाई, चीख चीख के बता रहा है भाई, मैं फाइनाइट हूं, मैं फाइनाइट हूं, यानी मैं लिमिटेड हूं, मैं लिमिटेड हूं। लिमिटेड किस और लिमिटेड का रिलेशन किससे रहेगा? एलिमेंट से। यानी एक वैसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो, यानी एक वैसा सेट जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है, वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट इसका जस्ट उल्टा। चलो समझते हैं। पहले हम लोग फाइनाइट सेट समझेंगे। चलो बाबू फाइनाइट आ जाओ। फाइनाइट सेट वैसे सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ए बराबर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और मान लेते हैं ये 100 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, ठीक है, 1 से लेके 100, यानी इसमें 100 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? 100 एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अच्छा, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे प्लस इम्पटी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। यानी यहां से हमें यह समझ में आता है कि वैसा सेट जिस या तो वो इम्पटी हो, अदरवाइज उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वैसे सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे बी बराबर मैं लिखता हूं रफ 5, ये भी फाइनाइट सेट है और ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही। देखो मैथ में क्या होना है कि डेफिनेशन वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैथ में आपको थ्योरी इतना करवाई जाती है जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आए, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ सके, क्वेश्चन बना सके, बट थ्योरी डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत हायर क्लासेज में नहीं होती है, ठीक है। यानी 11 12 में नहीं होती है, फिर ग्रेजुएशन वगैरह में थोड़ा बहुत होता है, बट मास्टर्स वगैरह में थोड़ा बहुत होता है, बट मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब समझेंगे इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट जैसा कि नाम खुद चिक चिक के बोल रहा है भाई, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, यानी वैसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स है ना वो लिमिटेड ना हो, यानी एक वैसा सेट जिसमें एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास रहे सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 ये जा रहा है और ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई? प्लस इन्फिनिटी। तो वैसे ये जो सेट ए है ना ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बता सकते हो तुम? भैया इसमें ना 1 लाख एलिमेंट है। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं 1 लाख 1 करूंगा,
बोला नहीं भैया चलो ये इसमें 10 लाख एलिमेंट है। मैं बोला नहीं भाई 10 लाख एक करूंगा। तो बी कैन नॉट से कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। चीज समझ में आ रही है? चलो, तो ये यदि तुम गौर से देखो सेट ए को, तो ये सेट ए जो है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। गौर से जरा देखो तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इन द सेम वे सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, इन द सेम वे सेट ऑफ रियल नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल आता है, इरेशनल आता है, नेचुरल आता है। तो जब नेचुरली इनफाइनाइट है तो रियल तो खुद ब खुद इनफाइनाइट हो जाएगा ना। चीज समझ में आ रही है? चलो, अरे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी के साथ क्या होता है समझना। बड़ा भी जा भाई। देखो यहां कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहां से आपको चीजें और समझ में आएगी। ठीक है, गर्मी बहुत है यार भैया, आपको तो प्यास ही बहुत लगते रहता है। नहीं भाई सच में गर्मियां, जिसको इसको नींद आ रहा है वो पहली बार दीवार छोड़ के बैठे, आंख पे पानी मार के आओ। ठीक है, ताकि पढ़ने में थोड़ा मजा आए। ठीक है, पढ़ाई करने में तो सच में मजा आना चाहिए, मैथ वगैरह में तो। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको मैथ पढ़ने में मतलब दिन भर वो पढ़ सकता है मैथ। ठीक है, तुम लोग क्लास 11 के बच्चे भाई, जस्ट तुम लोग 10th पास करके आओ, 10th में तुम लोग कितना मेहनत की हो तुमको ही पता है। ठीक है, बोर्ड में तुम लोगों ने फाड़ दिया होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, यही बस आइडेंटिफाई करना हो। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। पहली बात कंसेंट्रिक सर्कल आपको समझना होगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स का वैसा ग्रुप जिसका एक ही सेंटर हो। भैया ये इसको जरा ड्रॉ करके दिखा दो जरा एक बार। तो मान लो कि ये सेंटर है। ठीक है, ये क्या है भाई? सेंटर है, ओ है। ये क्या है? ओ। तो इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ओ है ना, इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। क्या तुम काउंट कर सकते हो कि नहीं भैया 10,000 सर्कल ही बन सकता है, इसके बाद नहीं बनेगा? नहीं भाई, मैं एक और सर्कल बना दूंगा उसके बाद। तुम बोलो भैया ठीक है 1,00,000 सर्कल बनेगा, मैं बोलूंगा एक और सर्कल मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकता है। ठीक है, तो ये जो सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्लेन में जो कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेट है वो इनफाइनाइट होगा। जाहिर सी बात है, तुम कितना ही बना लो, इसके बीच में ही तो बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारा बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन में सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। चलो आ जाओ समझ ले फटाफट हम लोग। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन क्या भाई? इनफाइनाइट सेट। चलो, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर है? यदि तुम बता पा रहे हो कि भैया इसमें ना 26 लेटर है, तो भाई 26 लेटर है तो ठीक है, तुमने काउंट कर ही लिया। जब काउंट कर ही लिया तो हो गया वो क्या? फाइनाइट सेट। जैसे क्वेश्चन 2 के लिए, ए के लिए क्या होगा? क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड। और ये भी तुमको पता है कि ये जो सारे को जब काउंट करते हैं ना, तो ये आता 26। तो ऑफ कोर्स भाई यदि हम काउंट कर सकते हैं और 26 आ रहा है तो फाइनाइट सेट है। चलो ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। चलो, अरे देखो देखो इसमें क्या है? x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू, अच्छा बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है भाई? ये होता है। और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। ठीक है, ये पता है, लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। देखो क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू n, यानी इसको मैं यदि ऐसे लिख लूं, a बराबर
इसको लिख लो x बिलोंग्स टू n, यानी x बिलोंग्स टू n इस तरीके से, ठीक है। सच दैट जो दोनों डॉट रहता है इसको पढ़ा जाता है सच दैट x ग्रेटर देन 5। अब बताओ, a बराबर एक सेट है जिसमें है x एक एलिमेंट है जो कि n से बिलोंग कर रहा है, और वो x इस तरीके से कि 5 से बड़ा है वो। तो सोचो a बराबर क्या हो सकता है, x जो है ना एक नेचुरल नंबर है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा क्या होगा, 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। चलो तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आपको होमवर्क करनी है, इसके साथ साथ कमेंट में भी बतानी है होमवर्क, ठीक है। चलिए अब हम लोग कार्डिनल नंबर समझेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है किसी भी सेट का, ठीक है। क्या बोल रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एक सेट का कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, कार्डिनल नंबर बस एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर क्या डिनोट करता है, क्या समझते हैं। जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, ए बराबर है मान लो 1 2 3 5 7 10, ए बराबर ये है, तो जो सेट ए है ना उसका कार्डिनल नंबर वही नंबर होगा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है। तो जरा सोचो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, सेट ए में 6 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर जो सेट ए का होगा ना वो 6 हो जाएगा। यानी क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 6। क्यों 6 होगा भाई, क्योंकि 6 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट होता तो कार्डिनल नंबर 7, 8 एलिमेंट होता तो कार्डिनल नंबर 8, 0 एलिमेंट होता तो कार्डिनल नंबर 0। जैसे मान लो इम्पटी सेट है, तो इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0, ठीक है। चलो तो वही बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ठीक है। चीज समझ में आ रही, बड़ा ही इजी है कार्डिनल नंबर, ठीक है, कोई बड़ा कोई तोप नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो लोग। अब आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, डिफरेंस है इक्विवेलेंट और इक्वल में, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां भी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब समझना कुछ सिमिलैरिटी है, और इक्वल लिखा हुआ है इसका मतलब एग्जैक्ट है, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं सेट ए बराबर मेरे पास कुछ होगा, ठीक है, और सेट बी भी है, ठीक है। सोचो सेट ए है सेट बी है, ए और बी से यदि मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब सेट ए है वो सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए को हम बोलेंगे कि बी का इक्विवेलेंट है, यानी सेट ए और बी एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। कब, जब सेट ए में जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही एलिमेंट सेट बी में रहे। सोचो जरा, सेट ए में यदि 6 एलिमेंट है, सेट बी में भी 6 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे भाई कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। अच्छा, यदि सेट ए में 6 एलिमेंट रहता और सेट बी में 5 एलिमेंट रहता तब ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होता, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट सेट्स होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बराबर मेरे पास है 1 4 5 7, ठीक है, और बी बराबर है मेरे पास ए बी सी डी। बताओ कार्डिनल नंबर। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया इधर, देखो जैसे ये था, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 6, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हर जगह कार्डिनल नंबर लिख पाना संभव नहीं है, तो इसको लिखा जाता है n से, और इसको ऐसे बराबर 6। ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर n से डिनोट करते हैं n और फिर स्मॉल ब्रैकेट में a, तो इसको पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a बराबर 6, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, क्योंकि हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं है ना कार्डिनल नंबर। चलो देखो यहां a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो na बराबर क्या हो जाएगा, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है,
तो कह सकते हैं कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। हाँ भैया, तो बस हो गया। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट्स। देखो फाइनाइट सेट होना जरूरी है। यदि इनफाइनाइट सेट रहा तो कार्डिनल नंबर हम बता ही नहीं सकते उसका। जब कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं तो फिर भाई वो कैसे पॉसिबल है वो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट होना जरूरी है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। कार्डिनल नंबर का मतलब है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। चलो, अरे कर दे। देखो और समझेंगे इक्वल सेट्स। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका ये टॉपिक खत्म। बड़ा इजी था टॉपिक है, और मैं जिस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ना, बेस्ट है। मैं बहुत अच्छे से लेक्चर को डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इक्वल सेट्स क्या बोलता है, जरा एक बार डेफिनेशन इसका पढ़ लो, फिर मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। और ये तुम आप गौर से देखना तो कुछ चीजें आपको दिखेगी। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसमें फाइनाइट सेट होना चाहिए। दो फाइनाइट सेट इक्वल है कब? आई डबल एफ। ऐसा नहीं है कि हमको इफ का स्पेलिंग नहीं आता है, ये इफ होता है और ये इफ होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाना नहीं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया को इफ का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। इस एफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। इस एफ का मतलब क्या होता है? अगर। इस एफ का मतलब कुछ और होता है मैथमेटिकली। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। चलो देखो, इसको पढ़ा जाता है, इसको इफ नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है इफ, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। क्योंकि आई डबल एफ इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। चलो, अरे मिट भी जा भाई। देखो क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो सोचो, मेरे पास दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए को हम बोलेंगे सेट बी के बराबर है, या सेट बी को बोलेंगे कि सेट ए के बराबर है। कब? जब ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट ए में जो भी है वो बी में भी होना चाहिए। इसके साथ साथ बी का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट बी में जो भी है वो ए में भी होना चाहिए। तभी हम इसको बोलेंगे कि सेट ए और बी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। कहने का मतलब है कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब जाके इसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। आओ समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि मेरे पास रहे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 4 6 5, ठीक है। तो यदि तुम गौर से देखो तो ए का जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, वो सारे एलिमेंट बी में है 1 2 3 4 5 6। इसके साथ साथ बी का जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए में है, इसलिए हम बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा सोचो, ये समझ में आ गई? ठीक। अच्छा जरा इसमें आप सोचो जरा एक बार कि ये जो 6 यहां से यहां एक चीज और इंक्लूड करते हैं 7। अब ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों भाई? सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में तो है, 1 2 3 4 5 6 है सेट ए में, सेट बी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं है, क्योंकि सेट बी का एलिमेंट जो 7 है वो सेट ए में कहां है? तो वी विल से कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। आपको चाहिए समझ में आ रही होगी। चलो, तो हम लोगों ने यहां से इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है, ये जो इजाद है मेरे एडिटर का है, वो मेरा विद्यार्थी है, 11th में पढ़ता है और मेरे लिए बहुत अच्छा एडिट करता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। क्या बोल रहा है? सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल।
हमें क्या बोल रहा है कि जो सेट ऑफ लेटर कैट्रैक्ट को स्पेल करेगा और जो सेट ऑफ लेटर ट्रैक्ट को स्पेल करेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, लाइट सेट ए, लेट सेट ए represents the letters of the word। मैंने सेट ए मान लिया, ठीक है, कि जो कि लेटर ऑफ द वर्ड कैटरैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, CATARA। अच्छा, यदि यहां CATRACT कैपिटल में लिखा हुआ तो डेढ़ साना बन के स्मॉल में नहीं लिखोगे, ठीक है। कैटरैक्ट ये लिखा हुआ है कैपिटल में तो कैपिटल में ही लिखा होगा, और स्मॉल में लिखा रहता तो स्मॉल में ही लिखा रहता, ठीक है, चेंज खुद से नहीं करोगे। चलो, लेट सेट ए रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैटरैक्ट, मैंने मान लिया था। तो बताओ सेट ए बराबर, अच्छा सेट ए बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस ए लिखूंगा मैं, ठीक है। आपको समझ जाना है कि भैया सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट का जो भी लेटर है उसको इसमें लिख दो। तो पहले करली ब्रैकेट दो भाई, चलो बाद में देंगे। इधर सबसे पहले सी है तो सी लिखो, फिर ए है, फिर टी है, टी के बाद ए है, बट ए हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आपको ये समझना है कि दोबारा क्यों नहीं लिखेंगे भाई, तो लेक्चर 1 देख के आइए, ठीक है। फिर आर है, आर लिखेंगे, आर के बाद ए तो लिख रखा है हमने, सी भी लिख रखा है, टी भी लिख रखा है, तो ये हो गया। तो सेट ए बराबर हो गया हमारे पास CATR। इसमें क्या क्या हो गया, CATR। अब फिर से जूम कर लेते हैं, लेट सेट बी रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैक्ट, TRACT ट्रैक्ट। देखो तो सेट बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, टी, फिर आर, ए, फिर सी, और लास्ट में टी है तो टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जरा तुम देखो क्लियरली, ये तुम गौर से देखो तो ए बराबर बी है, ठीक है। ये तुम गौर से देखो कैसे भाई, देखो सेट ए में क्या CATR, सेट बी में है क्या CATR, हाँ भाई है, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। अच्छा, सेट बी का सारा एलिमेंट देखो TRAC, इसमें है क्या TRAC, हाँ भाई है, यानी सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो बी कैन से कि जो सेट ए है सेट बी है दोनों बराबर है, यानी हो गया प्रूफ। द सेट ऑफ द लेटर्स नियर टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नियर टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, ठीक है। चलो आप लोग नोट डाउन कर लो चाहो तो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन है, इसको आप एज ए होमवर्क भी कर सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं तो यहां बता ही रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो ए बराबर क्या है, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। ए बराबर एक सेट है एक्स, जिसमें क्या है वुल्फ जो वर्ड है ना उसका सारा लेटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको ऐसे लिख लो, WOLF, यही है सेट ए में, सेट ए में बाबू आपका यही है। एंड बी में क्या है जरा देखो, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, यानी सेट बी बराबर क्या है एक्स, और एक्स में कौन सा लेटर है फॉलो वाला। तो क्या हो जाएगा भाई बी बराबर FO, 2 L है तो एक ही L लिखेंगे, O तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो W। अब देखो क्लियरली जरा तुम खुद से देखो, A बराबर B, जरा तुम खुद से देखो एक बार कैसे, इसमें WOLF, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट इसमें भी है, देखो WOLF। सेट बी का एलिमेंट क्या है FOLW, इसमें देखो FOLW, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। चलिए तो हमारा इक्वल सेट था। द ओनली चैनल प्रोवाइडिंग डिटेल्ड फ्री लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स,
यहाँ लिटरली मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे सच में पढ़ना है मैथमेटिक्स, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये सारे मेरे सोच हैं, ठीक है, जो कि मेरा एडिटर उसको डालता है। तो क्या बोलता है इसमें, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा क्या मानना है, पढ़ाई बहुत ही धैर्य वाला काम है। धैर्य का मतलब क्या होता है, पेशेंस, ठीक है। कई बार चीज़ें होगी कि आप पढ़ते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, बट धैर्य, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा, ठीक है। बस निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखो पढ़ाई क्या है ना, कि पढ़ाई का जो रिजल्ट है, पढ़ाई का जो परिणाम है या उसका जो फल है, वो काफ़ी लेट मिलता है। आप बचपन से लेके 25 साल, 26 साल, 27 साल तक पढ़ते हो, उसके बाद जाकर कहीं आप कोई अच्छी जगह पहुंचते हो। कोई बच्चा बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई स्कूल का टीचर बन जाएगा, कोई IAS IPS बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा, कोई कर्नल बन जाएगा। यानी क्या है, तो आपने 25, 26, 27, 28 साल मेहनत किया, तब जाके आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत धैर्य वाला काम है, इसलिए हर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। और आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद को अलग मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक बैठ के यदि लेक्चर को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप कुछ जीवन में अपने धारण कीजिए, ताकि आपका जीवन बहुत ही आगे जा सके, उच्च स्तर का लाइफ जी सके आप कल के टाइम पे, ठीक है। धन्यवाद आपका।